नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल मिश्रा और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान शोधम पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 7 जून 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटी हेल गन। एंटी हेल गन क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, इसमें एलपीजी और हवा के मिश्रण को हल्के विस्फोट के साथ दागा जाता है। ऑप्शन बी, पानी की बूंदों को ओलों में बदलने की प्रक्रिया को रोकने वाली तकनीक। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ओलावृष्टि के चलते हर साल हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी इलाकों में बड़ी मात्रा में फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिससे निजात पाने के लिए आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने एंटी हेल गन नामक तकनीक का विकास किया है। हवाई जहाज के गैस टरबाइन इंजन और मिसाइल के रॉकेट इंजन की तर्ज पर इसमें प्लस डेटोनेशन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस और हवा के मिश्रण को एक हल्के विस्फोट के साथ दागा जाता है, जिससे शॉक वेव जनरेट होती हैं। और ये शॉक वेव बादलों के अंदर जो स्टैटिक टेम्परेचर यानी स्थायी तापमान होता है उसमें बढ़ोतरी करती हैं, जिससे ओला बनने की प्रक्रिया थम जाती है या यूं कहें कि रुक जाती है। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% एथनॉल ब्लेंडिंग टारगेट को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025 या फिर ऑप्शन डी 2022। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2025। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल में 20% एथनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य, जो पहले 2030 तक था, उसको 2025 तक करने का लक्ष्य रखा है। वहीं 2022 तक 10% एथनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल का लक्ष्य है। बात करते हैं एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की, तो उससे पहले जानते हैं एथनॉल के बारे में। एथनॉल एक बायोफ्यूल है जो प्राइमरी फ्यूल या फिर एक एडिटिव की तरह पेट्रोल या डीजल पावर्ड इंजन्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और सिंस इसमें एथनॉल में ऑक्सीजन होता है, तो इसलिए ये फ्यूल के कंप्लीट कंबशन में भी हेल्प करता है, जिससे कि जो इमिशंस का रिडक्शन होता है। एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल में एथनॉल ब्लेंड करने का यानी कि मिश्रण करने का लक्ष्य रखा हुआ है। पेट्रोल में ये लक्ष्य 2025 तक 20% करने का, जबकि डीजल में 2030 तक 10% का लक्ष्य है। वर्तमान में 8.5% एथनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल में है, जो कि 5% जो कि पिछले साल थी उससे ज़्यादा है। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देहरादून उत्तराखंड, ऑप्शन बी नैनीताल उत्तराखंड, ऑप्शन सी शिमला हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून उत्तराखंड। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1982 में उत्तराखंड के देहरादून जिले में हुई थी। और ये एक ऑटोनोमस यानी कि स्वायत्त शासी नेचुरल रिसोर्स सर्विस इंस्टीट्यूशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अभी हाल ही में जो हमारा विदर्भ रीजन है, यानी कि जो महाराष्ट्र का जो विदर्भ एरिया है, इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, कुछ पार्ट्स छत्तीसगढ़ के भी, तो उस विदर्भ टाइगर कॉरिडोर में टाइगर्स के मूवमेंट को लेके एक स्टडी हुई है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से, जिसमें पाया गया है कि वहाँ पे जो टाइगर्स हैं, वो जो उनका पहले का प्रोटेक्टेड एरिया, जो उनका मूवमेंट एरिया था जहाँ पे विचरण करते थे, जो लगभग 27,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास था, वो बढ़ के 37,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हो गया है। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रेडियो टेलीमेट्री, यानी रेडियो टेलीमेट्री क्या है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, ये बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले कॉस्मिक रेडिएशंस को कैच करने वाला एक टूल है। ऑप्शन बी, ये अंडर वाटर अल्ट्रासोनिक वेव्स को कैच करने वाला एक टूल है। ऑप्शन सी, ये जानवरों के मूवमेंट्स को ट्रैक करने वाला एक टूल है। या फिर ऑप्शन डी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की एक विधि है। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये जानवरों के मूवमेंट को ट्रैक करने वाला एक टूल है। रेडियो टेलीमेट्री से इनविजिबल और साइलेंट यानी अदृश्य और शांत रेडियो सिग्नल्स, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो रेडियो वेव्स होती हैं, उनका उपयोग करके किसी लोकेशन को पता किया जाता है, यानी किसी लोकेशन को हम डिटरमिन कर सकते हैं। इसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक एंटीना होता है और साथ ही एक रिसीवर भी होता है। और ये जानवरों के मूवमेंट को और उनके बिहेवियर को ट्रैक करने में मदद करता है, जिसका उपयोग भी हाल ही में विदर्भ टाइगर कॉरिडोर में हुए अध्ययन में भी किया गया था। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अहमदुल्ला शाह, जिन्हें लाइट हाउस ऑफ रेबेलियन भी कहा जाता है, इन्होंने किस क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फैजाबाद, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी छपरा या फिर ऑप्शन डी कठियावाड़। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवध। अहमदुल्ला शाह फैजाबाद के मौलवी और सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह का अवध क्षेत्र से नेतृत्व किया था और इन्हें लोग डंका शाह के नाम से भी जानते थे।
1856 में गांव-गांव में घूमकर ये लोगों को जिहाद की शिक्षा देते थे। यहाँ पे आप जिहाद को तालिबान से कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। जिहाद का वास्तविक अर्थ होता है रिलीजियस वॉर, यानी कि एक युद्ध, यानी कि एक ऐसा वॉर जो अपनी बुराइयों के खिलाफ एक स्पिरिचुअल वॉर होती है, उसे कहते हैं। हालांकि आजकल तालिबानों आतंकवादियों ने इसे अपने मूवमेंट को लेगिटिमाइज करने के लिए जिहाद का यूज़ करते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और 1856 में जब ये लखनऊ आए तो लखनऊ में पुलिस ने इन्हें स्टॉप किया, लोगों को मतलब प्रवचन देने से इन्हें रोका और इन्हें जेल में डाल दिया गया। 1857 में जब वे फैज़ाबाद की जेल से लौटे तो इन्होंने 22nd नेटिव इन्फेंट्री का नेतृत्व किया और इन्हीं के नेतृत्व में फेमस जो बैटल ऑफ चिन्हट है उसमें हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को पराजित किया। यहाँ से आपके लिए एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जब क्रांतिकारियों ने 1857 के विद्रोह में लखनऊ को सीज किया तब वहाँ का ब्रिटिश कमांडर कौन था, तो इसे याद रखिएगा, वो था हेनरी लॉरेंस। और हाल ही में IICF इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अयोध्या के धन्नीपुर गांव में बन रहे मॉस्क कॉम्प्लेक्स का नाम इनके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे छोटे सुअर पिग्मी हॉक के संरक्षण के लिए चर्चा में रहे नामेरी ओरांग नेशनल पार्क और सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी सिक्किम या फिर ऑप्शन डी असम। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में विलुप्त समझे जा रहे पिग्मी हॉक शुअर की प्रजाति असम में देखने को मिली है और ये अपनी रिवाइवल स्टेज में है। बात करें पिग्मी हॉक की तो एक छोटा जंगली शुअर है जिसका वैज्ञानिक नाम है पॉर्क्यूला सैल्वेनिया और इसका वजन लगभग 8 किलोग्राम होता है और ये पूरे वर्ष अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये एक विशेष फैक्ट है यहाँ पे कि एक घोंसला बनाने वाला जीव है। आज आपको ये प्रमुख तौर पर मानस नेशनल पार्क में ही मिलेगा और IUCN की रेड लिस्ट में इसका स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इसे शेड्यूल 1 कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा असम में आपको काजीरंगा, मानस, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क ये देखने को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2019-20 की रिलीज को अपनी अनुमति प्रदान की? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 की रिलीज को अपनी मंजूरी प्रदान की है। ये स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस के लिए एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के तौर पर लाया गया है और इसे सबसे पहले साल 2019 में लाया गया था और इसका उद्देश्य है इस एडुकेशन आउटकम को ऑप्टिमाइज करने के लिए जो हस्तक्षेप किए जा सकते हैं उनको करना, जिससे स्कूली शिक्षा हर स्तर पर सुचारू रूप से चल सके। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गंगा क्वेस्ट 2021 का ग्रैंड फिनाले किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऑप्शन बी गंगा रिजुविनेशन अथॉरिटी, ऑप्शन सी नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गंगा क्वेस्ट 2021 के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया। यह गंगा नदी पर आधारित एक ऑनलाइन क्विज कॉन्टेस्ट था जिसे लोगों को, स्पेशली जो युवा हैं, बच्चे और जो विद्यार्थी हैं, उनको गंगा और देश की अन्य नदियों के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किया गया। इसे नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा के द्वारा ट्री केयर्स फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। वहीं गंगा नदी की बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री पर्वत से निकलती है। हालांकि ये सही नहीं है, गंगोत्री पर्वत से भागीरथी रिवर निकलती है और अलकनंदा रिवर जो कि सतोपंथ हिमानी से निकलती है। ये दोनों रिवर देवप्रयाग में आके मिलती हैं और देवप्रयाग से आगे जो नदी बहती है उसे हम कहते हैं गंगा रिवर, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है भारत में। और ये आगे हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में इंटर करती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं, जो आगे चलकर जमुना, जो कि ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम है, जमुना से मिलकर जहाँ पे मिलती हैं उससे आगे इसे मेघना के नाम से जानते हैं और मेघना आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वहीं पश्चिम बंगाल में इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है या यूँ कहें कि इसकी ब्रांच है जिसे हम हुगली गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो इसे याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।